हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। दिस इज एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज आप सबों का क्वेश्चन सीटेट का क्लास 2 होने जा रहा है। आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े और आगे जल्द से जल्द इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यह क्लास मिल सके। आज का क्लास स्टार्ट सीटेट का क्लास 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 हो चुका है और क्लास 2 हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास को देखिए। आज आप लोगों का 15 क्वेश्चन कराएंगे। 15 में 15 किसका आ रहा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं या लाइव चैट में भी आप आकर के दे सकते हैं आंसर। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, तो उस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे यह सभी टाइप आप लोगों को, अगर एक क्वेश्चन आज देखते हैं तो एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। अब सीटेट का क्लास शुरू हो चुका है। आप लोग अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप सीटेट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यह कोई भारी एग्ज़ाम नहीं है, बस छोटा सा एग्ज़ाम है। इसे आप लोग निकाल करके अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। आगे इसके बाद तैयारी आप लोग करते रहिएगा। तो पहले सीटेट के कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर जाता है, तो ठीक है। यह विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण को प्रभावित नहीं करती है, जी नहीं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण को प्रभावित करती है। अगर यहाँ नहीं हट जाता है तो आपका यह ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं लग गया, इसलिए आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य क्षेत्रों में विकास का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है, इसे सटीकता रूप से मापा जा सकता नहीं। विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता, यह कंपलसरी चलते रहता है। जन्म से लेकर के यह मृत्यु तक विकास चलते रहता है। वही अगर देखा जाए तो वृद्धि एक समय तक जा कर के रुक भी जाती है, लेकिन विकास जीवन प्रयत्न चलते रहता है। तो आपका ऑप्शन यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में देते रहिए और आप लोग देखिए कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो बच्चों में भाषा विकास किसे प्रभावित करती है। बच्चों में भाषा विकास किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है केवल आनुवंशिकता को। ऑप्शन बी में है केवल पर्यावरण को। ऑप्शन सी में है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बच्चों में जो विकास विकसित होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए।
केवल मुख्य श्रव्य को प्राथमिकता देता है, नहीं, केवल मुख्य श्रव्य को प्राथमिकता नहीं देती है, बल्कि श्रवण, वाचन, जितने भी कौशल होते हैं, 4 कौशल होते है उस कौशल को आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। सुबोपाले, सुबोपाले, यह 4 कौशल होता है। सु से सुनना, बो से बोलना, पढ़ना और लिखना। यह 4 कौशल से अनगिनत होती है। अगर यह 4 कौशल से ही प्रगतिशील कक्षा प्राथमिकता देती है, तो इसमें केवल मुख और श्रव दिया हुआ, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अधिगमकर्ता व्यक्ति विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो चलिए, बिल्कुल सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अंक उन्मुख होता है, ये तो कोई डिफिनिट ही नहीं है। अधिगम के व्यवहारिकवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी यह प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप लोग यह क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर समझ लेते हैं, तो यह सभी क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो प्रथापूर्व चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, इसके बाद उत्तर प्रथागत चरण। तो इसमें देखा जाए तो जीन पियाजे दिया हुआ है लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंज कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का यह दिया हुआ है, सजा टालने के नियमों का पालन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथापूर्व चरण। इस तरह नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसी तरीका का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी किस तरह का कक्षा का प्रयोग करना चाहिए अध्यापिका को, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो? तो चलिए, जटिलता से सरलता की ओर होना चाहिए, तो सही है। आगे भी पढ़ते हैं। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देती है, यह तो होगा नहीं। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है, तो यह ए से भी बेहतर ऑप्शन सी लग रहा है। तो फिर भी डी भी पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रतिद्वंद्विता जैसे संस्कृति पैदा करना ही नहीं है। तो बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है। प्रगति में जटिलता अगर आ रही तो उसको सरलता की ओर भी भेजना है। जिस प्रकार यह भी नहीं होगा, जटिलता अगर वह जटिल कार्य को अभी नहीं कर पाता है तो उसे सरल कार्य देंगे। सबसे पहले सरल कार्य से जटिल कार्य की ओर भेजेंगे तो वह अच्छा आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी
सी हो जाएगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है। तो इस तरह से यह 5वां हो चुका है। और इसमें अगर देखा जाए तो अधिगम संकल्पों की सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसी तरीका का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पनाओं के मध्य संबंधों का सामंजस्य बनाने से अधिगम की सुसाध्य दर बढ़ जाती है। इस कारण सभी बच्चों को यह विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करती है। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत क्या व्याख्या करती है? तो देखते हैं ऑप्शन, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव के, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति उपकरणों के योगदान की, समाजीकरण के जीवन परिस्थितिकरण मॉडल की, अभिप्रेरणा आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। ये तो होगा नहीं। इसके बाद लेव वाइगोस्की का बाद आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव, यह भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास के संस्कृति उपकरण के योगदान की। तो इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से किया गया है। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। संस्कृति, यहाँ आप देख सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान का ही व्याख्या करता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारक, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सब हो गया, परिवेश हो गया, ये सब से यह लेव वाइगोस्की इसे महत्व देता है, सांस्कृतिक और भाषा को महत्व देता है और अधिक भूमिका भी निभाते हैं लेव वाइगोस्की। इसलिए इस सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लेव वाइगोस्की का यह जान चुके हैं। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह जिस जिस क्वेश्चन आएगा उस पर और आगे डिटेल में आप लोगों को बताते रहेंगे, जिससे कि आगे उसके बारे में जानकारी भी मिल सके। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर एक लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले जो आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ही करके जाइए, लेकिन लाइक या डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताइए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ गया है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछ रहा है, तो अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो जिस प्रकार यह हो गया जेंडर रूढ़िवादिता, यह भी ऑप्शन में हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे को बोल रहा है, आप जिस प्रकार बछेंद्री पाल को देख सकते हैं, वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर करने का सोच रखी थी, लेकिन जब उसका बछेंद्री पाल का भाई, एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था। अगर यह एक छोटा सा स्टोरी है आप लोगों को बता देते, जो कि एग्जाम में उसी से भर भर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें एक
बछेंद्री पाल का एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। जब छोटा भाई बोला बड़े भाई से, क्या मैं माउंट एवरेस्ट पर जा सकता हूँ? तो उसका बड़े भाई ने बोला, हाँ हाँ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, जाओ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करो और वहाँ की नज़ारा को देखो। वहीं पे बछेंद्री पाल ने कहा, हम भी जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने। तो वहाँ पे उसका भाई उसे डांट दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकती है। तो यही एक लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाता है। तो इस प्रकार अभी आप लोगों को, लड़का हो या लड़की, बॉय हो या गर्ल, आप लोग को सभी को समान मानना है। तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन उसी पर है। तो आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800 कुछ किलोमीटर है, जो कि वहाँ बछेंद्री पाल वहाँ उस माउंट एवरेस्ट पर अपने साथियों के साथ चढ़ करके और अपना तिरंगा झंडा वहाँ पे लहरा दिया। वहाँ पे एक कदम, एक पैर रखने का ही जगह था, इसलिए वहाँ बछेंद्री पाल ने ही अपना झंडा लहराया था प्रथम बार। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग को यह समझ में आ गया हो तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही लैंगिक, किसी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। कभी होता है जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती है और लड़के बाहर जा सकते हैं, तो यह भी लैंगिक रूढ़िवादिता हो गया। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा। फटाफट से लाइव चैट में अपना आंसर बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी छुपा हुआ है, उसे भी आगे कर देते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन 3 ही दिया हुआ है, तो इसे देखते हैं। जेंडर सशक्त, जेंडर पक्षपात हो गया, जेंडर संबंधता। आप लोग जल्द से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं या लाइव चैट में आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपका क्लास 2:30 बजे से डेली एक क्लास 2:30 बजे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसमें 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जेंडर पक्षपात। इसमें जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता ऑप्शन में हो सकता है, आप लोग देख करके मार सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। सीटेट का किसी भी शिफ्ट में आप उठा करके देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। यह क्वेश्चन को आप कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक बार भी, ऐसा कौन सा शिफ्ट नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसीलिए इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा समय भी ज़्यादा दिए हैं, समझाने का भी प्रयास किए हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कभी नहीं छोड़िएगा। तो इस तरह इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बालक केंद्रित कक्षा में अध्यापक किसको महत्व देती है? अध्यापिका, एक अध्यापिका है, वह किसको महत्व देगी बच्चों को पढ़ाते समय? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, सिर्फ परीक्षाओं से क्या बच्चे सीख सकते हैं? तो नहीं सीख सकते हैं, यह तो होगा नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया, इसे तो मान सकते हैं। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन, कभी भी समापन नहीं करना है। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को, कभी भी बच्चों को दंड या पनिशमेंट, कोई भी सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। यह नेशनल पॉलिसी के द्वारा, एनपी के द्वारा बताया गया है। तो आप लोग किसी भी बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं, उसे एक्टिव रखने का प्रयास कीजिए। हमेशा बच्चे किस तरह से सीखेगा, उसे सीखने का अवसर दीजिए, एक्टिविटी कराने का अवसर देते रहिए।
तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? आपको बता देते हैं, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाजीकरण का प्राथमिक कारक आपका हो गया, सबसे पहले परिवेश हो गया, अपना परिवार हो गया, निकटतम जो परिवार होता है वो हो गया। अगर दूसरा देखा जाए तो पुस्तकालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। ये सभी द्वितीयक कारक है और प्राथमिक कारक आपका परिवार हो जाएगा, समाज हो जाएगा। सबसे पहले परिवार ही आता है। तो इस तरह आप इसका ऑप्शन सीधे बता सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन भी वीवीआई लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सभी शिफ्ट में ही पूछा जाता है। इस प्रकार आप लोग इस चैनल से हमें जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हैं, अगर आपका दोस्त जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे आप लोग इस वीडियो का लिंक ज़रूर उसे शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस चैनल से हेल्प मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। एक क्वेश्चन को बताते हैं आप लोग को, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाता है अगर अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो। देखिए इस क्वेश्चन को, 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान रूप है? तो इसमें बता सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का 4 स्टेज बताए गए हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है संवेदन पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 साल का होता है, जन्म से 2 साल का होता है। इसके बाद अगला आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 4 पूर्व संक्रियात्मक, पहले पूर्व संक्रियात्मक आता है 2 से 7 वर्ष का। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है जो कि 7 से 11 साल का होता है। इसके बाद एक औपचारिक अवस्था आता है। औपचारिक अवस्था उसमें 11 साल से ऊपर की बताया गया है। तो इस प्रकार आप लोग इसमें 4 स्टेज जान चुके हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। उसमें सभी अलग अलग तरह से एक्टिविटी कराया गया है। 0 से 2 साल के अंतर्गत क्या क्या आता है, 2 से 7 के अंतर्गत क्या आता है, ये सभी उसमें बताया। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आगे इस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ है। अभी से अगर इसमें जुड़े हैं तो आप लोग का यह गारंटी देता हूँ, जो अगर इस चैनल से आप लोग जुड़ गए तो आप लोगों को यह सीटेट का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस छोटा सा एग्ज़ाम है, छोटा सिलेबस है। आप लोग इसे खेलते धूपते इसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो सिर्फ इस चैनल से आप लोग बने रहें और आप लोग इसका तैयारी हमेशा करते रहिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहिए। नहीं होता है तो इस वीडियो को अगर आप लोग दोबारा देख लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में यह सभी क्वेश्चन फिट हो जाएगा, तो आप लोग से यह क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधि और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे।
अपनी योजना करेंगे तो जो इस प्रकार है, सभी विद्यार्थियों को एक समान, सभी विद्यार्थियों के लिए समान होना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित करें। बच्चों को सीखने के तरीके से संबंधित ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यह ऑप्शन ही गलत है। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो तो यह ऑप्शन सही लग रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए, सभी के साथ समान नहीं, जो स्टूडेंट जिस प्रकार का है उसे उस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। तो आप जल्दी से 11 का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ए से भी बेहतर आपका ऑप्शन बी तो कट ही गया, केवल और वस्तुनिष्ठ तो होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा आकलन के अलग अलग तरीके से आधारित। अगर आप लोग बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं, अलग अलग माध्यम से सिखाते हैं, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, तो वह बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और बच्चे हमेशा एक्टिव रहेंगे उसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 फिर लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक क्वेश्चन आ गया है। तो 12 का देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। चलो मानते हैं। गलत जवाब ऊपर बच्चों को दंडित करना, ये तो दंडित नहीं कर सकते, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। बच्चों को एक्टिव रखना है, कोई भी पनिशमेंट नहीं देना है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। अगर वह गलत जवाब देता है तो उसे हम सुधारेंगे और उसे बताने का प्रयास करेंगे। पहले उसको ना, अगर वह गलत बना रहा है तो बनाने देंगे, अगर वह जब बना करके कंप्लीट कर लेगा तो तब उसको बताएंगे जी यहाँ पे गलती हुआ है, इसे सुधार करवाएंगे। तो इस तरह से इसे बच्चे के मन में वह एक्टिव रहेगा, जो कभी वह उस चीज़ को भूल नहीं पाएगा। तो इस तरह से यह लेव वाइगोस्की भी के अनुसार बताया गया है। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ, समस्या के दौरान यदि बच्चों की बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके बाद अगला भी देख लेते हैं। अगला, पारिक एरिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं करना है। हमेशा यह नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसे हम पहले काट देते हैं। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द ये सभी का कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, सभी नंबर बाय नंबर दे करके कितना आपका स्कोर आ रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही मापा जाता है। केवल बुद्धि उपलब्धि के माध्यम से, वह परीक्षा के माध्यम से नहीं नापा जा सकता है, अनेक प्रकारों से इसे मापा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुशासित की गई भूमिका नहीं है। आज थोड़ा यह हैंग कर रहा है, आगे टाइपिंग में अपने आप हो रहा है, इसे हम हटाने का प्रयास करते। चलिए, हट गया। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं।
एक मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इस सिस्टम गड़बड़ा गया है, इसे ठीक करने तुरंत 1 मिनट में ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले निम्नलिखित कथनों के बारे में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता के केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण नहीं किया जा सकता है, अनेक प्रकारों से इसका परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वांछानुकता के कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित नहीं करती है। अनेक प्रकार से इस बुद्धिमत्ता को अनेक प्रकार से ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 13 सी होगा नहीं, सी भी गलत है, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी। बुद्धिमत्ता विद्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया है, इसके बाद वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आप लोगों को बस समझाने में ही समय लगता है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, इस तरह से आगे कंटिन्यू बने रहे। बस एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ, 15 क्वेश्चन में आप बताएंगे कितना आपका स्कोर आया है। चलिए फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। एक घोड़े को देखकर 3 वर्ष की बालिका चकित होकर बोलती है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। इसमें 3 वर्ष की एक बालिका है जो कि वह 4 पैर वाले कुत्तों को वह देखा था, जो यह जानता था यह कुत्ता है, लेकिन वही 4 पैरों वाला एक घोड़ा को देख करके बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो इसलिए वह अभी उसके स्कीमा में यह दिमाग फिट हो गई है, यह उसके दिमाग में स्कीमा में आ गया है, जो 4 पैर वाले कुत्ता ही तो होता है। तो इसीलिए घोड़े को कुत्ता कहकर वह देखा, जो इतना बड़ा कुत्ता। तो वह क्या किया, अपने स्कीमा में समावेशन किया, आत्मसात्करण किया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपका गलत है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एवं विचार पढ़ ले भाषा एवं विचार पढ़ ले आएगा तो उसे क्या सोते जाते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा एरर्स है, तो इस क्वेश्चन को फिर भी ऑप्शन देखते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, बिल्कुल करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित नहीं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ना कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को। तो आगे ऑप्शन देखते हैं। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो भाषा और संज्ञान में संबंध है, तो इसलिए यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे के माध्यम से सीखे जा सकते हैं। तो इस तरह आप देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एरर्स है। भाषा एवं विचार पढ़ने में आएगा तो उसकी क्या
सो जाती, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग इसे देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। तो चलिए आज यह वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे फटाफट से बताएंगे कि आपका कितना आया है 15 में, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर 15 में अगर आप 10 सॉल्व कर लेते हैं, 10 सही कर लेते हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ ऐसा लाए थे, थोड़ा इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप लोग 10 या 8 भी सही कर लेते हैं तो समझेंगे आप लोग का तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। तो जल्दी से, अभी तक अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिए। इतना मेहनत करके आप लोगों के साथ लेकर के आते हैं तो आप लोग के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह आप लोग का क्लास सीटेट का स्टार्ट हो चुका है, आप इस चैनल से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।